जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल लर्न विद कंसेप्ट। बच्चों आज आ गए हैं हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेके क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2। पार्ट 1 पे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं बच्चों, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको पार्ट 1 को देखे बिना समझ नहीं आएगा, इसलिए बच्चों आप पार्ट 1 को देखकर ही पार्ट 2 पे आएँ। और हम बच्चों आज हमने पार्ट 1 में कुछ स्पेशल रिएक्शन डिस्कस की थी एसिड्स की मेटल के साथ, एसिड्स की बाइकार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ। आज हम बच्चों कुछ और एसिड एंड बेस की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और फिर उनके बाद कुछ और एसिड बेसिस के कैरेक्टर्स की तरफ चलेंगे। उन कैरेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हम चलेंगे बच्चों एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरफ, जो हमें बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एक एसिड है और कौन सा सब्सटेंस एक बेस है, और वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक ऐसे इंडिकेटर की तरफ भी चलेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर 2 क्लास 10th के पार्ट 2 को। क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पार्ट 2 एंड सॉल्ट्स पार्ट 2। इसमें हम बच्चों कुछ स्पेशल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। वीडियो वर्किंग चेक कर लेते हैं। वीडियो वर्क कर रही है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्शन। पहली रिएक्शन है जो कि है बच्चों मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। इस रिएक्शन में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कर रहे हैं। मेटलिक ऑक्साइड की किसके साथ, एसिड के साथ। चलिए बच्चों एक एसिड ले लेते हैं। हमने ले ली बच्चों HCl, एक एसिड ले ली। इसकी रिएक्शन कर देते हैं कॉपर की ऑक्साइड के साथ। ये एक मेटल की ऑक्साइड हो गई, मेटल ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ये रहा बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, कॉपर क्लोराइड बना लेगा। कॉपर क्लोराइड बना लेगा। एंड स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। एंड स्टूडेंट्स वाटर बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। देखिए बच्चों बैलेंस करते हैं। कॉपर 1, पहले मेटल को बैलेंस किया जाता है तो कॉपर मेटल है, कॉपर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। फिर बच्चों नॉन मेटल पे चलते हैं। नॉन मेटल यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 2। क्लोरीन 2 हो रहे हैं तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद फिर स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन को देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन पे चलते हैं लास्ट, तो ऑक्सीजन 1 बैलेंस है बच्चों रिएक्शन। आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए और फिर चलते हैं इस रिएक्शन के आगे और फिर डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। ये तो बच्चों डिस्कस हो गई हमारी किसकी रिएक्शन, किसके साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। आपको ये समझ आ भी गई होगी। एक बार और आपको बता देते हैं, कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है जिसका रिएक्शन हमने एक एसिड के साथ किया तो क्या हुआ, कॉपर क्लोराइड बना जो कि एक सॉल्ट है। आप इसको लिख लीजिए, ये मेटल ऑक्साइड, ये एसिड, ये है सॉल्ट और ये है वाटर। यही रिएक्शन बच्चों हर रिएक्शन में फॉलो होगा जब भी किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ होगा। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर इसके आगे चलते हैं। अब इसको रब कर देते हैं। अब अगला रिएक्शन जो है बच्चों वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन है बेस के साथ। तो चलिए बच्चों एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस एक बेस ले लेते हैं। अच्छा पहले हेडिंग लिख लेते हैं।
रिएक्शन ऑफ बेस विथ रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड होगी, उसके साथ बच्चों अपन उसकी बेस की रिएक्शन करेंगे। देखिएगा बच्चों, एक ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया एक, इनका रिएक्शन करते हैं तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस वाटर बाहर निकल जाता है। देखिए वही हुआ, ये रही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थी, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसलिए ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गई। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने एक बेस के साथ करी, एक बना हमारा सॉल्ट प्लस बच्चों एक बना वाटर, तो वही रिएक्शन फॉलो हुई जो रिएक्शन पहले हो रही थी। एसिड का किसी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बन रहा था, और अभी भी बच्चों एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर बेस के साथ करते हैं तो भी स्टूडेंट सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। और यही बच्चों एक तरीके से हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, यानी कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ भी है। हम जो है ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है ना स्टूडेंट्स, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं इनका नेचर एसिडिक होता है, इनका नेचर एसिडिक होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का। तो ये होगा एसिड, ये होगा बेस, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये एसिड और बेस का रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर इसको रब करते हैं। आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये है बेस, दोनों का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगर नोट नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और फिर आप उसको नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं और अगली जो देखते हैं उसमें है कि एसिड एंड बेस में कॉमन क्या है। एसिड एंड बेस में दोनों में क्या कॉमन है, सारी एसिड्स में क्या कॉमन है और सारी बेसिस में क्या कॉमन है। व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेसिस। क्या होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं। सारी एसिड्स में क्या होता है, जैसे HCl एक एसिड ली, इसको अगर अपन स्टूडेंट्स वाटर में डिसॉल्व करते हैं या वैसे भी देखते हैं तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोशिएट होगी। और अगर किसी बेस को लेते हैं, NaOH एक बेस है उसको लेते हैं, उसको अगर देखें तो इसके कौन कौन से आयन बनेंगे, Na प्लस प्लस OH माइनस बनेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए सारे एसिड्स में बच्चों एक चीज़ कॉमन है कि सारे एसिड्स में H प्लस आयन आपको देखने को मिलेगा। आपको सारे ही एसिड्स में H प्लस आयन कॉमन आपको देखने को मिलेगा। तो सारे एसिड्स में क्या कॉमन हो गया, H प्लस आयन। और सारे बेसिस में, ऑल बेसिस में आपको स्टूडेंट्स OH माइनस आपको कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिखेगा, OH माइनस आयन आपको सारे बेसिस में कॉमन दिखेगा एंड H प्लस आयन आपको सारे एसिड्स में कॉमन दिखेगा। तो सारी एसिड्स में क्या कॉमन हो गया, H प्लस आयन, सारे बेसिस में क्या कॉमन हो गया, OH माइनस आयन। तो ये है बच्चों कॉमन चीज, आप इसको नोट कर लीजिए। H प्लस कॉमन आयन इन ऑल एसिड्स, इन एसिड्स, OH माइनस आयन कॉमन इन ऑल बेसिस। इतना स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। आपने स्टूडेंट्स इसको नोट कर लिया होगा। अगले पे उस पर चलते हैं। अगला है हमारा टॉपिक कि ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सारे एसिड्स सारे बेसिस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या बेसिस एंड एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं बच्चों कैसे। अगर हम HCl को ही वाटर में ऐड करेंगे
अभी जो हमने देखा था पिछला, अभी जो H+Cl- बन रहा था वो भी बच्चों एक्वस में ही देखने को मिलेगा आपको। विथआउट एक्वस आप H+ को ले ही नहीं सकते, H+ आयन आ ही नहीं सकता है अगर आप एक्वस मीडियम नहीं देंगे, यानी कि वाटर नहीं देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, H+ ना लिख के अपन लिखते हैं H3O+, क्योंकि वाटर है, प्लस Cl-। और अगर स्टूडेंट्स हम NaOH लें, वही एग्जाम्पल जो पहले लिया था उसमें भी अगर अपन वाटर ऐड देते हैं तो Na प्लस OH-, ये हमें आयंस मिलते हैं। इन्हीं आयंस के प्रेजेंस से स्टूडेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों वो इन दोनों के सॉल्यूशन से कैरीड आउट हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट कैरीड थ्रू एसिड्स बाय आयंस। इलेक्ट्रिक करंट carried through acids by ions। इन्हीं आयंस की वजह से ही तो करंट इन दोनों सॉल्यूशंस के थ्रू फ्लो कर जाता है। करंट कैसे फ्लो करता है, आयंस होते हैं इनके सॉल्यूशंस में, इनके एक्वस सॉल्यूशन में, इसीलिए ये इनके एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसीलिए करंट यहाँ से फ्लो कर जाता है स्टूडेंट्स। और ये H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन हमें एक्वस सॉल्यूशन में ही देखने को मिलेगा। चलिए अच्छा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों। आयंस की वजह से ये दोनों ही क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो बेसिस बच्चों, एक और चीज़ आपको बता दें कि जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बेसिस दैट आर डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स, उन बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं, और सारे बेसिस कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, यानी सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते स्टूडेंट्स। ऑल बेसिस do not dissolve in water, and bases dissolve in water are called alkalis। जो बेसिस डिसॉल्व होती हैं वाटर में उन्हें हम एल्कलीज कह देते हैं, और सारे बेसिस, ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सारे बेसिस वाटर में कभी डिसॉल्व नहीं होते। जो डिसॉल्व होते हैं हम उनको एल्कलीज कह देते हैं बच्चों। आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इनको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं और अपने चैप्टर में आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस कर लिए कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ की कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, आयंस में ब्रेकआउट हो जाते हैं, हमने देख लिए, और बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम जो है वाटर और एसिड, अच्छा एसिड, अब अभी हम बात कर रहे थे कि हम एसिड को वाटर में ऐड कर रहे थे, तभी हमें हाइड्रोनियम आयन मिल रहा था, H+ आयन मिल रहा था। तो ये चेक करते हैं बच्चों की ये रिएक्शन जो होती है, हम वाटर में एसिड को ऐड कर रहे हैं तो ये कैसी रिएक्शन होती है। ये रहा वाटर, इसमें हम स्टूडेंट्स, इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें क्या होती है स्टूडेंट्स, हीट रिलीज होती है ना। तो ये जो होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। जब हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे होते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसलिए कभी भी हमको, मतलब हम जब भी एसिड वाटर में ऐड करें
तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ही स्लोली ऐड करें, एकदम फास्ट ऐड ना करें। अगर हमने फास्ट ऐड कर दिया स्टूडेंट्स तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी और हो सकता है ये जो ग्लास का जो जिसमें वाटर है वो फट जाए। अच्छा बच्चों, हम वाटर में तो एसिड ऐड कर रहे हैं, क्या हम एसिड में वाटर ऐड कर सकते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस बीकर में एसिड को भर दें और इसमें हम वाटर ऐड करें तो क्या बच्चों ये पॉसिबल है? अगर बच्चों हम ऐसा करेंगे ना कि वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इधर पे बहुत ज़्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन है, पहले से ही यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे ही इसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो एसिड होगी ना बच्चों वो स्प्लैश आउट हो जाएगी, इसमें से बाहर निकल आएगी और अगर हमारे ऊपर हमारे स्किन पर गिर गई तो वो बर्न कॉज कर देगी, है ना बच्चों। वहाँ पे हमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे स्किन में, या फिर ब्लैक कलर के वो जो क्या बोलते हैं निशान आ जाएंगे हमारे स्किन पे, और भी बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर अपन ऐसा करें। और बच्चों हम सबसे खतरनाक एसिड होती हैं बच्चों कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इन दोनों के साथ तो हमें बहुत ही केयरफुल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को ही बहुत केयरफुली करना चाहिए कि हम एसिड को भी, वैसे ये रिएक्शन इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना ये खतरनाक है, लेकिन फिर भी हमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ हमें जो है इसको बहुत केयरफुली स्लोली एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए। ऐसे कर देंगे ना बच्चों कि वाटर को एसिड में तो भैया ब्लास्ट हो जाएगा, एसिड बाहर आ जाएगी, हमारे ऊपर गिर जाएगी, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, स्किन बर्न हो जाएगी हमारी। तो ऐसा बच्चों बिल्कुल नहीं करना है, ये रॉन्ग मेथड है, ये राइट मेथड है बच्चों। इसमें क्या करना है, स्लोली ऐड करना है, स्लोली ऐड करना है इसको बहुत। ओके बच्चों, एसिड को वाटर में बहुत स्लोली ऐड करना, आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं इस चैप्टर में। अच्छा बच्चों, अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं डाइल्यूशन और डाइल्यूटेड के बारे में, कि कंसंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूटेड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप। अच्छा, कंसंट्रेटेड बच्चों यानी कि जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम और होती ही नहीं है। कंसंट्रेशन वो जिसमें वाटर की क्वांटिटी होती ही नहीं है। अगर हमें किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड या बेस को डाइल्यूट करना है तो हमें उस एसिड और बेस को वाटर में ऐड करना पड़ता है। तो जो एक डेफिनेशन होती है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ एसिड और बेस टू वाटर लीड टू decrease in concentration of H+ और OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी हम एसिड और बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम H+ और OH- की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे होते हैं, और इसी प्रोसेस को बच्चों हम क्या कह रहे होते हैं, डाइल्यूशन। और जब ये प्रोसेस हो जाती है किसी भी एसिड या बेस के लिए तो हम उस एसिड और बेस को कहने लगते हैं डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस। जब हम इस प्रोसेस को किसी भी एसिड और बेस के लिए कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम इस प्रोसेस को कहने लगते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं, और जिस एसिड और बेस के लिए कर रहे होते हैं उसे कहने लगते हैं डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस। बच्चों इसमें क्या करना होता है, एसिड और बेस को वाटर में ऐड करना होता है। स्टूडेंट्स कभी भी उल्टा मत कीजिएगा कि वाटर में एसिड में वाटर डाल दिया, वरना खतरनाक रिएक्शन हो जाएगी। अब बच्चों एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। लास्ट हमने स्टार्टिंग की थी स्टूडेंट्स इस चैप्टर की कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के साथ,
नेचुरल इंडिकेटर के बाद हम कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करी थी, मेथिल, ऑरेंज, फेनोल्फथैलीन के बारे में। और फिर लास्ट में अब स्टूडेंट्स एक इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे हम पीएच स्केल भी कहते हैं। क्या है बच्चों? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बच्चों बताता है कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट इज पीएच स्केल। ये बच्चों मेजर करता है कि कितने हाइड्रोजन आयन हैं, किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं, ये पीएच स्केल बताता है। इसकी जो रेंज होती है बच्चों, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? वो होता है जो 0 to 14 होता है। 0 का मतलब होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। 14 का होता है स्ट्रॉन्ग बेस स्टूडेंट्स। तो और इनके कुछ कलर भी डिफरेंट होते हैं। मतलब ये पीएच स्केल कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे रेड होता है, फिर थोड़ा कम होता जाता है, यहाँ पे बीच में ग्रीन हो जाता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ 14 होता है, तो यहाँ पे शायद ब्लू हो जाता है यहाँ पे कलर जाके। तो आपको बता देते हैं बच्चों, देखिए अगर बच्चों 0 रीडिंग हुई, अगर हमने पीएच को एक उसमें डाला किसी सॉल्यूशन में, अगर 0 आया तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर बच्चों हमने एक बार और डाला और मान लीजिए 2 आई तो वो थोड़ी सी वीक एसिड होगी 0 के मुकाबले। अभी आप इतना ही देखिए कि 0 अगर आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 14 अगर आ गया इसकी रीडिंग यानी 14 पे चला गया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि बीच में 7 क्या बताएगा। अच्छा, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का डिस्कस कर लिया, बेस का डिस्कस कर लिया, तो बच्चों 7 का क्या है? 7 इज न्यूट्रल। 7 न्यूट्रल है, ना तो वो बेस है ना वो एसिडिक है, उसमें बहुत ही कम, मतलब एसिड भी नहीं है वो बेस भी नहीं है। इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्लड और प्योर वाटर इसके एग्जाम्पल होते हैं 7 वाले के। 14 का स्टूडेंट एग्जाम्पल होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है स्टूडेंट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और 7 के देखें तो ब्लड और ये, यानी कि ब्लड और प्योर वाटर का पीएच न्यूट्रल होता है स्टूडेंट्स। और पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक वरी करती है पीएच स्केल की वैल्यू। अब बच्चों हम कल, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। कल जो हम वीडियो लेकर आएंगे पार्ट 3, या जब भी हमारा वीडियो आएगा पार्ट 3, उसमें हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट पीएच वैल्यू की, मतलब पीएच वैल्यू की हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे अंदर का पीएच क्या होता है, हम जो फूड ईट कर रहे होते हैं उसका पीएच क्या है। तो ऐसी डिफरेंट जो चींटी हमें वो कर लेती है, काट लेती है, तो हमें जलन क्यों मचती है, उसका पीएच क्या होता है, और बहुत सी चीज़ें बच्चों हम इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। एसिड और बेस के बारे में और भी चीज़ें कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों मैंने आज जो पढ़ाया वो आपको समझ आया हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल लर्न विद कंसेप्ट को सपोर्ट जरूर करें बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में।